Hello students, welcome to you. This is the third lecture of the story of Village Palampur, class 9, economics. And students, we have already learned that what are the cropping pattern in Palampur and why they are growing multiple crops on a single land in a year. एक ही साल में ये जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो कम से कम तीन फसलें, तीन क्रॉप्स उगा रहे हैं। हमने देखा था ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही ज़मीन से, एक ही पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन पाने का ये एक तरीका है। ठीक है कि एक तो हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे बारी बारी से ज़्यादा तीन से ज़्यादा फसलें उगाएं। एक दूसरा तरीका भी है। अभी दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम फार्मिंग में मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करें। मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम देखेंगे। ये ज़रूरी है कि अगर हमें कम ज़मीन पे ज़्यादा खेती करनी है, ज़्यादा फसल चाहिए, ज़्यादा उपज चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है? तो स्टूडेंट्स, फार्मिंग मेथड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ। फार्मिंग मेथड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल, और दूसरा है मॉडर्न। तो हम पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल के बारे में, फिर हम बात करेंगे मॉडर्न के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में क्या होता है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स वही मेथड हैं जिनसे कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो खेती करते आए हैं। जब आप एक फार्मर के बारे में सोचते हैं, एक किसान के बारे में सोचते हैं, तो सिंपली आपके दिमाग में जो एक इमेज आती है वो क्या आती है? एक किसान जो बैलों को लेकर के और हल चला रहा है, ठीक है, माथे से पसीना पोंछ रहा है और कड़ी धूप में हल चला रहा है। ये इमेज आपके दिमाग में आती है एक फार्मर के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या अब यही ट्रेडिशनल है, और ये अब जा करके यहाँ मॉडर्न कैसे बन रहा है, कैसे इसमें मॉडर्न क्या हो गया, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल के बारे में। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में एक तो फार्मर्स जो होता है वो ट्रेडिशनल वुडन टूल्स का और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो टूल्स इस्तेमाल करेगा वो ट्रेडिशनल होंगे। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है कि ये लोग जो इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ करते हैं वो वेल से, यानी कुओं से पानी खींच के इरिगेशन का काम ये लोग करते हैं। इसके अलावा ये बुलक्स का यूज़ करते हैं, बैलों का यूज़ करते हैं, ताकि ये अपने यहाँ खेतों की जुताई कर सकें। साथ में ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। और नतीजा क्या होता है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एकदम ही लो होती है। ठीक है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ही एकदम लो होती है, कम से कम होती है। ठीक, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में। ये था ट्रेडिशनल और अब देखते हैं मॉडर्न। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ मॉडर्न फार्मिंग मेथड की, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड का ये बहुत अच्छा सा डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फार्मर जो होते हैं वो HYV सीड्स का यूज़ करते हैं। अब ये HYV सीड्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, ये HYV सीड्स ऐसी सीड्स होते हैं जिनसे कि एक ही प्लांट से ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज जो है वो ग्रो किया जा सकता है।
ऐसा सीड होता है कि इस सीड से जो प्लांट निकलता है उस प्लांट से नॉर्मली एक सीड से जो प्लांट होता है उस प्लांट से जितना अनाज मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अनाज, कहीं कई गुना ज़्यादा फूड ग्रेन जो है वो इस HYV सीड के प्लांट से मिलते हैं। और ये देखा भी गया कि इस HYV सीड के इस्तेमाल से सेम पीस ऑफ लैंड जिस पे अभी तक कम फसल होती थी, कम अनाज होता था, अब ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है। सेकेंड क्या हम देखते हैं कि इस HYV सीड के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया गया। फर्टिलाइज़र यानी इससे उसकी जो उपज है वो बढ़ जाती है, इसको उर्वरक कहते हैं हिंदी में। साथ में पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया गया ताकि कीड़े न लगे। ठीक है। और इरिगेशन के लिए मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया गया। कैसे? तो रिवर्स पे डैम बनाए गए, इसको डैम बना के इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पंपिंग सेट्स लगाए गए, ट्यूबवेल लगाए गए और साथ में कैनाल्स भी बनाए गए। तो इन सारी वजहों से जो इरिगेशन है वो मॉडर्न मेथड से होने लगा और बेहतर तरीके से होने लगा। ठीक है। साथ में अब खेत जोतने के लिए हल की ज़रूरत नहीं थी, बैलों की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके लिए ज़रूरत हो गई फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ होने लगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मॉडर्न मेथड जो हैं इन सब ने मिला के जो रिज़ल्ट दिया वो था हाई प्रोडक्टिविटी का, हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इसको आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर मल्टीपल क्रॉपिंग में यानी कि एक ही ज़मीन पे पूरे ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाना, एक से ज़्यादा फसल लगाना, इसमें और मॉडर्न मेथड में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि मल्टीपल क्रॉपिंग में जो है ना वहाँ पे क्रॉप्स को हम बदल बदल के लगाते हैं बारी बारी से। जैसे एक बार में अनाज तो उतना ही होगा। सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से अगर हमें किसी लैंड से सपोज 10 टन ग्रेन्स फूड ग्रेन मिल रहा है, ठीक है, तो जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे ना तो उसमें भी यही होगा कि जब हम राइस से अगर हमें धान मिल रहा था, चावल मिल रहा था 10 टन, तो हमें मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइम भी जब हम चावल लगाएंगे तो हमें उतना ही मिलेगा। ठीक है, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। हाँ, वेराइटीज बढ़ सकती हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। वहीं अगर हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं तो जो अभी तक 10 टन आ रहा था, 10 टन्स आ रहे थे, अब उसकी जगह हो सकता है कि वो 15 हो जाए, 20 हो जाए, यानी प्रोडक्शन जो है वो रैपिडली बढ़ता है। ठीक है, यही डिफरेंस है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में और मल्टीपल क्रॉपिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब एक टर्म आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। उम्मीद है कि आप सबने इस रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही, ग्रीन रिवोल्यूशन होने के बाद, आप जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यहाँ इंडिया में MS स्वामीनाथन साहब लेके आए थे और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो फूड के लिए जो सेल्फ सफिशिएंसी है इंडिया की, यानी इंडिया में जो पॉपुलेशन थी इसको फीड करने के लिए इसके पास जो फूड ग्रेन्स थे वो एनफ नहीं पड़ते थे, यानी अपने में ही पूरी खपत हो जाती थी, कभी कभी तो बाहर से भी मंगाने की नौबत आ जाती थी। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया की फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ गई, यानी अब हम अपने यहाँ के लिए तो उगा ही लेते हैं, पैदा कर ही लेते हैं फसल को, और दूसरे दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए भी बचा लेते हैं, और कुछ हमारे यहाँ स्टॉक में भी रखा रहता है काफ़ी अच्छा खासा। तो इस तरीके से इस ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी फूड ग्रेन्स में वो बढ़ गई। लेकिन इस ग्रीन रिवोल्यूशन ने कुछ नुकसान भी पहुंचाए। क्या नुकसान पहुंचाए? सबसे पहला तो ये कि इसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो फूड का जो फूड ग्रेन्स हम उपजा रहे थे और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे,
तो इससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो गई। कई ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। इसके अलावा लगातार जो हम ट्यूबवेल से इरिगेशन करने लगे लोग यहाँ पे, स्पेशली जैसे हमने पालमपुर का एग्जाम्पल देखा, इस तरह से भारत में कई ऐसे, इंडिया में कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग ट्यूबवेल से इरिगेशन करते हैं। तो ट्यूबवेल से लगातार इरिगेशन की वजह से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम हो गया। तो जब सॉइल फर्टिलिटी कम हो ही गई, ग्राउंड वाटर लेवल कम ही हो गया, तो ये तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जो कि एक झटके में नहीं बनते, इनको बनने में हजारों सैकड़ों साल लगते हैं, इसको वापस से रिफॉर्म होने में। एक बार खत्म होने के बाद इसको दोबारा से लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मॉडर्न मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसको हमारा सॉइल, हमारी मिट्टी, हमारा लैंड इसको एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता। हम एक तरह से ज़बरदस्ती करते हैं, हम एनवायरनमेंट को इग्नोर करके इन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो देखिए क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स वो ये है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किस तरह बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स इसको बांटने का जो तरीका है वो बहुत ही अनफेयर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, ये काफ़ी अनफेयर है। फर्स्ट क्या है कि 1/3 पीपल, जो कि हमने देखा था कि शेड्यूल्ड कास्ट के थे मैक्सिमम, ये लैंडलेस हैं, यानी इनके पास ज़मीन नहीं है। सेकेंड में 1/2 यानी 50% लोग जो हैं इनके पास छोटी सी ज़मीन है, स्मॉल प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे ज़मीन है। ठीक है, एकदम छोटी छोटी ज़मीनें इनके पास हैं। एंड जो थर्ड है, ये ओनली 80 फैमिलीज आर देयर, केवल 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिन वो भी आउट ऑफ 450 फैमिलीज में से, टोटल 450 फैमिलीज हैं जिनमें से केवल 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लार्ज, अच्छी या थोड़ी ठीक ठाक ज़मीन है, यानी लार्ज या मीडियम फार्म्स जिनके पास हैं, ऐसे केवल 80 फैमिलीज ही हैं। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि पालमपुर में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनफेयर है, एकदम भी ये फेयर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी ये यहाँ पे अब हमने देखा कि कैसे केवल 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, बाकी के पास ज़मीन या तो बहुत कम है या 1/3 के पास तो ज़मीन है ही नहीं। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि जब इन 80 के पास ज़मीन है तो फिर आखिर पालमपुर में जो खेती होती है वो कैसे होती है, कौन काम करता है। ठीक है, लेबर कौन करता है, ये हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम इन फार्मर्स को तीन पार्ट में बांटते हैं। एक हो गए स्मॉल फार्मर्स जिनके पास लैंड है लेकिन कम है, दूसरे हो गए मीडियम फार्मर्स, और तीसरे लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो इसमें से अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इनमें ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये खुद अपनी ज़मीन पे खेती करते हैं, दे कल्टिवेट देयर ओन लैंड, ये अपनी ज़मीन पे खुद खेती करते हैं। ये जो मीडियम फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं, ये लोग जो लैंडलेस पीपल हैं उनको अपने यहाँ लेबर के रूप में काम पर रखते हैं और इनको वेजेस के रूप में या तो कैश देते हैं यानी पैसा देते हैं, या फिर किसी तरीके का एहसान या किसी तरीके की दया इन पर दिखाते हैं। साथ में इनके लिए जैसे अब ये जब लेबर को रखेंगे तो कब रखेंगे, जब इनके यहाँ काम होगा। ठीक है, यानी फसल जब खेत जोतना होगा तब रखेंगे, जब बुआई करनी होगी, जब कटाई करनी होगी, जब इरिगेशन करना होगा तब रखेंगे। ठीक है, यानी ये पूरे
थ्रू आउट द ईयर नहीं रखते हैं, सीजनल तरीके से एम्प्लॉयमेंट लोगों को देते हैं और बहुत ही कम वेजेस देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कौन, ये तो अपनी खेत पे खुद काम कर रहे हैं, और ये दोनों जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को काम करने के लिए, यानी जॉब दे रहे हैं लोगों को, पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए और पैसे लीजिए। लेकिन बात अलग है कि बहुत ही कम वेजेस देते हैं और पूरे साल के लिए भी नहीं देते। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे अगला टॉपिक हम देखेंगे, उसके पहले हम नेक्स्ट वीडियो तक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा वेट कीजिए। थैंक यू।